हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे ये क्वेश्चन। तो इसमें हमने बी पे एक्सेलेरेशन निकाल दिया था। तो अब हम बात करेंगे डी की। तो लेट अस कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन एट डी। तो देखिए डी के लिए क्या करेंगे। तो डी के लिए हमें पहले स्पीड पता होनी चाहिए। तो डी जो है, ये वाली जो हाइट हो जाएगी r/2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो r कितना है? r है एक्चुअली, ये जो h की वैल्यू आई है ये 3l/5 आई थी, 3l/5। तो r की वैल्यू थी 2l/5। ठीक है, तो 2l/5 का आधा l/5 हो गया। तो ध्यान से देखो, vd का स्क्वायर इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस 2g इंटू में r/2 है ना। तो यहां से vd का स्क्वायर आ गया हमारा v का स्क्वायर माइनस gr। अब r की वैल्यू तो l/5 है और v स्क्वायर 2gl था, याद है? 2gl माइनस gl/5, तो ये हो जाएगा 9gl/5 vd का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि mg तो लगेगा ही। तो d पे mg किस तरफ लगेगा? d पे mg नीचे को लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बना दूं, तो टेंजेंट ऐसे बनी, रेडियस ऐसे बनी, समझ रहे हैं बच्चों? तो अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये भी 60 है। फिर तो mg का वो कंपोनेंट जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है वो हो गया mg sin 60। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो mg sin 60 से निकलेगा। तो एट d की बात हो रही है, a टेंजेंशियल वो आ जाएगा mg sin 60 डिवाइडेड बाई m, यानी कि g sin 60, यानी कि g√3/2। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो निकलेगा वो v²/r से निकलेगा। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन vd का स्क्वायर बाई r, क्योंकि r रेडियस में घूम रहा है। r की वैल्यू 2d, vd का स्क्वायर हो गया आपका 9gl/5 और r की वैल्यू हो गई 2l/5। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया और l से l कट गया, ये 9/2 आ गया, 9/2g। तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा एक्सेलरेशन आ गई। तो अब नेट एक्सेलरेशन एट d निकालेंगे। नेट एक्सेलरेशन एट d, तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू g√3/2 का स्क्वायर 9g/2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये तो 3/4 हो गया और ये 81/4 हो गया। तो 81 प्लस 3 ये हो गया 84/4। तो 84 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो g√21 आ गया बच्चों। तो ये d पे नेट एक्सेलरेशन हो गया। तो ये भी काफी मजेदार है। अब हम बात करेंगे e की। तो चलिए e की बात करते हैं। ठीक है, देखिए बात हो रही है e की, एट e। अब यहां पे जो वेलोसिटी थी वो √2gl थी। तो e पे वेलोसिटी निकालेंगे तो r कम हो जाएगा। तो ve का स्क्वायर इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस 2g इंटू में r। r हाइट पे चलेगा ना e के लिए, तो क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो अब अगर हमें ve का स्क्वायर चाहिए तो v का स्क्वायर हो गया 2gl माइनस 2g, r की वैल्यू है 2l/5। तो ये हो गया 4gl/5। तो एलसीएम ले लेंगे 10 में से 4 गए 6, तो 6gl/5 हो गया हमारा v का स्क्वायर। अब मजेदार बात यह है कि e पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो तो g ही हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स mg है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज mg/g, यानी कि सिर्फ mg/m, यानी कि सिर्फ g आ गया। अब बचता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो a सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल हो जाएगा आपका ve का स्क्वायर अपॉन में r, स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r रेडियस में घूम रहा है वो। तो v का स्क्वायर हो गया आपका 6gl/5 और ये हो गया 2l/5, है ना। तो ये देखो 5 से 5 कट गया, 2 से 3 आ गया और ये l से l कट गया, 3g आ गया।
तो कुल मिला के नेट एक्सेलरेशन एट ई, नेट लीनियर एक्सेलरेशन एट ई, तो वो आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू अंडर द रूट जी का स्क्वायर प्लस 3g का स्क्वायर। तो 3g का स्क्वायर हो गया 9g स्क्वायर, और ये g स्क्वायर हो गया तो 10g स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया √10 इंटू में g, ए की वैल्यू आ गई √10 इंटू जी। समझ गए बच्चों? मतलब जो ई पॉइंट है उस पर जो एक्सेलेरेशन है वो जी का भी √10 टाइम्स है, हालांकि इस पे तो √21 टाइम था। ठीक है, समझ आ गया? और इस पे 2 बार ही अलग अलग आया एक्सेलेरेशन आया था, एक तो बी से जस्ट पहले, एक बी के जस्ट बाद। तो आगे बढ़ते हैं और लास्ट एफ का देख लेते हैं। तो एट एफ, एफ का देखते हैं बच्चों। तो एफ पे पहले हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी, है ना? अब ध्यान देखिएगा ये 2r हो गई हाइट, है ना? तो वी एफ निकालेंगे तो वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस 2gr इंटू 2r। तो वी स्क्वायर तो 2gl था, माइनस 2g इंटू 2 या 4g, है ना, इंटू में 2l/5 क्योंकि r की वैल्यू। तो ये 8/5 हो गया, 10 में से गए 8, 2 बचे, तो 2gl/5 हो गया जी वी एफ का स्क्वायर। तो चलो ए एफ निकाल लेते हैं, ए सी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो 2gl/5 डिवाइडेड बाई 2l/5, है ना? तो अब देखो 5 से 5 कट गया, 2l से 2l कट गया, जी आ गया। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन यहाँ पे जी आ गया। और व्हाट अबाउट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, तो कुल मिला के नेट एक्सेलरेशन एट एफ की वैल्यू हो गई सिर्फ जी। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट लोकेशन पे एक्सेलरेशन निकाल दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ा जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो देखिए एक क्वेश्चन में देता हूं आपको। क्वेश्चन है ये, a small bead of mass m can move on a smooth circular wire under the action of force F is equal to km by r square directed towards the point P within the circle at a distance r/2 from center. What should be the minimum velocity of the bead at the point on the wire nearest to the center so that the bead can complete the circle? ठीक है, देखिए ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है बट मैं दे रहा हूं आपको। यहां पर एक बीड है, ये सेंटर है। ठीक है, तो बीड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, पी की तरफ, और ये सेंटर है ओ। ठीक है, और जो पॉइंट P है उसकी जो डिस्टेंस है वो r/2 है O से।
ये डिस्टेंस r/2 है और इसकी पूरी की रेडियस r है, ठीक है, r इज द रेडियस ऑफ द रिंग, है ना। अब जो पॉइंट P है ना बच्चों, उस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स एक फॉर्मूले से डिसाइड होता है, F इज इक्वल टू K इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर से दिया जाता है, जहां पे K एक कांस्टेंट है, K इज अ कांस्टेंट और K की कुछ वैल्यू है, और K की वैल्यू कुछ ऐसी है कि K को जब 3R से डिवाइड करते हैं, K बाई 3R, वो 8 यूनिट आता है, ठीक है, जो भी ऐसा यूनिट। तो अब ये बता रहा है कि, दोबारा से पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन, अ स्मॉल बीड ऑफ मास m कैन मूव ऑन ए स्मूथ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r। ये वायर है, रेडियस ऑफ द वायर, और ये स्मूथ है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, और ग्रेविटी भी नहीं है, समझ गए। अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स दिस डायरेक्टेड, R जो है वो पोजीशन वेक्टर है, मतलब जो फोर्स है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड P है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बीड एट द पॉइंट ऑफ द वायर नियरेस्ट टू द सेंटर सो दैट द बीड कैन कंप्लीट द सर्कल। मतलब यहां पे बीड है, ठीक है, तो यहां पे हम इसको कितनी वेलोसिटी दें, v दे दिया हमने मान लो, या v0 दे दिया, तो v0 की मिनिमम वैल्यू बतानी है ताकि सर्कल पूरा कर सके। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 so that it can complete the circle। तो सर्कल को कंप्लीट कर सके, ठीक है बच्चों, ये मान लो हमें करना है। तो अब कैसे होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, करते हैं ट्राई। तो बात ऐसी है कि ये बीड यहां से घूमते घूमते कभी ना कभी यहां भी आएगा, तो यहां पे इसकी स्पीड हो जाएगी a लिख देता हूं मैं इसको, है ना। तो va जो है ना, ये स्पीड हो गई, ठीक है। तो अगर ये a तक पहुंच गया, उसके बाद तो इसको आगे खुद ही खींच लेगा ये। तो देखा जाए तो हमें बस वहां से इसको यहां तक भेजना है, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, मतलब जब ये बीड यहां होगा तो फोर्स ऐसे लग रही होगी, ऐसे, है ना, वेलोसिटी ऐसे होगी, समझ रहे हैं बच्चों। तो अब चलिए करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो देखिए, वर्क निकालना होगा हमको, जब ये यहां से यहां तक आएगा तो कितना वर्क होगा, है ना, F ने कितना वर्क किया वो हमको देखना पड़ेगा। तो ये मान लो dl हो गया, है ना बच्चों। तो एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं A B C D, ये C हो गया, ये D हो गया। तो वर्क डन बाई फोर्स F व्हेन द बीड मूव्स फ्रॉम C टू D, देखिएगा। तो वर्क डन बाई द फोर्स F व्हेन द बीड moves from C to D। तो अब अगर मैं इसको बनाऊं, है ना, तो मान लीजिएगा कि, है ना, ये dl है, इस लाइन को आगे बढ़ाया मैंने, ठीक है। देखो ये लाइन में आगे बढ़ाता हूं और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब एफ के और डीएल के बीच में जो एंगल लग गया 180 माइनस थीटा लग गया, ठीक है।
एफ के और डीएल के बीच में जो एंगल लग गया वो 180 माइनस थीटा लग गया। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एल इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो ये हो गया एफ इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा विद माइनस साइन। अब हमें डीएल कॉस थीटा देखना है कितना होगा। तो व्हाट इज द डीएल कॉस थीटा? तो इसी डायग्राम को अगर मैं जूम करके बनाऊं बच्चों, तो देखो ये ऐसे बनेगा। जैसे ये सर्कुलर पाथ था ना, तो ये ऐसे हो गया, ये यहां से यहां तक आ गया है ना। ये मान लो सी है और ये डी है ना। ये एंगल हमने थीटा लिया है। तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं। मान लो ये ई पॉइंट आ गया। तो ये जो लेंथ है ना, यही तो डीएल कॉस थीटा हुई। देखो सी से डी तक की लेंथ डीएल है और ये वाला एंगल थीटा है और यहां से ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो डीएल कॉस थीटा यही तो हुआ, सी से लेके और ई तक की डिस्टेंस। अब मान लो कि ये डिस्टेंस थी आर है ना, और ये वाली डिस्टेंस हो गई आर प्लस डी आर। ये डिस्टेंस थी आर और ये डिस्टेंस हो गई आपकी, ये इसको हम डी आर मान लेते हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों दूरियां लगभग बराबर हो जाएंगी। तो ये वाली लेंथ आर प्लस डी आर हो जाएगी। तो हम इसको डी आर बोल सकते हैं, समझे बच्चों? तो वी कैन से दैट डीएल कॉस थीटा इज डी आर। सो एफ माइनस एफ इंटू डी आर, ये हो गया जी। अब अगर ये एलिमेंटल वर्क हो गया तो हमें टोटल वर्क निकालना है। तो देखो आर की वैल्यू यहाँ पे r/2 है जब पार्टिकल यहाँ है, और जब यहाँ पहुंचेगा तो ये 3r/2 हो जाएगी। तो अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट लगा देंगे r/2 से लेके r तक। r की वैल्यू तो क्या है, km/r² है इंटू डी आर। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और लिमिट लगानी पड़ेगी r/2 से लेके कैपिटल R तक। तो चलिए फिर लगाते हैं। तो देखो W टोटल वर्क डन है ना। तो दिस इज माइनस km/r² इंटू डी आर इंटीग्रेशन r/2 टू r 3r/2, ये हो गया जी। अब -1/r² का इंटीग्रेशन होता है 1/r, क्योंकि r की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है r की पावर -1/-1, यानी कि -1/r। तो अगर एक माइनस यहीं लगाओ तो माइनस यहाँ जाएगा, तो ये माइनस कट जाएगा बस, ठीक है ना। 1/r आएगा इंटीग्रेशन, समझ गए बच्चों? तो अब km को तो रहने ही दो, इंटीग्रेशन हो गया 1/r, लिमिट लग गई आपकी r/2 से लेके 3r/2 तक इंटू डी आर तो रहेगा नहीं, है ना। तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। वो नेगेटिव वर्क तो होना ही चाहिए था, क्योंकि जो ये है ना दूर जा रहा है, तो फोर्स तो अंदर की तरफ लग रहा है और बॉडी आपकी दूर जा रही है। तो W आ गया आपका k इंटू एम इंटू में 2/3r माइनस 2/r। तो इसको 6/3r लिख सकते हैं। तो 2 में से गए 6, 4, तो माइनस 4/3r। तो 4km/3r ये आ गया जी। दिस इज द वर्क डन विद माइनस साइन, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, नेगेटिव वाली चीज बड़ी है। अब हमारे पास यहां से लेके यहां तक, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क 0 ही रहेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो सर्कुलर पाथ पे वर्क करेगी नहीं। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है हमारी कि वर्क डन W, वर्क डन बाई F प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू K फाइनल, यानी KA माइनस K नॉट। K नॉट का मतलब यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, समझ गए, इनिशियल। तो नॉर्मल रिएक्शन का तो वर्क ही 0 हुआ है और ये वर्क हमने निकाल लिया 4km/3r प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में m इंटू में VA का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू m इंटू में V नॉट का स्क्वायर। अब अगर VA 0 भी है तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पहुंच गया बस 0 स्पीड से, तो आगे तो वो खुद ही खींच लेगी इसको, ये ग्रेविटी।
तो अगर मैं इसको 0 डाल देता हूँ तो यहाँ से m कट गया और ये 2 चला जाएगा ऊपर, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 8km/3r, m भी कट गया, 8k/3r इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर। अब k/4r की वैल्यू दी थी ना इन्होंने, तो हमको वैल्यू दी गई है k/3r की 8 यूनिट, तो k/3r इज 8 यूनिट, तो दिस गिव्स मी 8 into 8 इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर, तो दिस गिव्स मी v0 इज इक्वल टू 8 यूनिट। अब वो यूनिट जो भी हो, ठीक है, तो हमारा एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन गई। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस इन सर्कुलर मोशन। हालांकि इसमें सर्कुलर मोशन का कोई बहुत ज़्यादा योगदान आया नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि ये एक ट्रैक है, स्ट्रेट एंड देन गोज अप एंड देन गोज डाउन एंड देन अगेन स्ट्रेट, ठीक है। तो यहां पे कार है, तो ये पोजीशन ए है और ये जा रही है v वेलोसिटी से, ये दूसरी पोजीशन है b, ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पे भी वेलोसिटी v ही है, और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, और ये c है, यहाँ पे भी वेलोसिटी v है, और ये दोबारा से यहाँ पे आ गई, ये d है, हॉरिजॉन्टल है ना, v वेलोसिटी से जा रही है, d है। तो मान लो कि हमें va, vb, vc, vd ये सब जगह पे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमें a पे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी हो तो नीचे को तो mg लगेगा, ऊपर को na लगेगा। तो क्योंकि ट्रैक स्ट्रेट है, सर्कुलर तो है ही नहीं, तो हम ये कहेंगे na माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो na की वैल्यू mg के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एक सर्कुलर ट्रैक हुआ, वर्टिकल है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हुआ, ये टॉप मोस्ट पॉइंट हुआ, तो इसकी कुछ तो रेडियस होगी ट्रैक की। तो मान लो इसकी रेडियस है स्मॉल r, और ये नीचे को लग गया छोटा mg, है ना, तो b पॉइंट है ये, तो ऊपर को nb लग गया, है ना। तो mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, nb इज एक्टिंग अपवर्ड, पर mg बड़ा होना चाहिए क्योंकि नेट फोर्स हमें सेंटर की तरफ चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे कि भाई देखो mg माइनस nb इज इक्वल टू m इंटू में v स्क्वायर बाई r। तो यहाँ से nb की वैल्यू आएगी mg माइनस m इंटू में v स्क्वायर बाई r, स्मॉल r। अब मान लो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होनी चाहिए, तो अगर 0 नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव, तो md मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि mg माइनस mv स्क्वायर बाई r मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो अब इसको हम उधर ले जाएंगे, तो इसका मतलब mg मस्ट बी ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाई r। m से m काट देते हैं, तो यहां से gr मस्ट बी ग्रेटर देन v स्क्वायर, यानी कि v को छोटा होना चाहिए रूट gr से। तो ये तो हम जानते हैं ना हाईएस्ट पॉइंट पे, अदरवाइज तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट v शुड बी लेस देन, v की वैल्यू रूट gr से कम होनी चाहिए, समझ गए बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, देखो c पे बात करते हैं। तो c पे मान लो ये सर्कल बना और इसकी रेडियस हो गई कैपिटल R, है ना, कैपिटल R इज द रेडियस। अब ये NC है जो अब ऊपर को एक्ट करेगा, ठीक है, और नीचे को mg एक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो कि सेंटर की तरफ फोर्स ज्यादा होना चाहिए ना, तो इसका मतलब NC माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू m इंटू में v स्क्वायर बाई कैपिटल R। मतलब स्पीड तो सब जगह सेम है, पर यहाँ की रेडियस अलग हो सकती है, यहाँ की अलग हो सकती है, हमें क्या पता। तो हम लिख सकते हैं कि जो NC की वैल्यू आएगी वो आएगी mg
प्लस m इंटू में v स्क्वायर बाई कैपिटल R। ऐसे आ जाएगी एनसी की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो डी पे, तो डी पे नीचे को एम डी लग जाएगा और ऊपर को एन डी लग जाएगा, है ना। तो डी ये पॉइंट हो गया, तो एन डी माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो एन डी जो है वो एन ए के बराबर ही हो जाएगा एन जी, क्योंकि ट्रैक स्ट्रेट हो गया। तो स्ट्रेट ट्रैक पे जो ग्रेविटी फोर्स है वो एम जी के बराबर हो गया, बिल्कुल पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम एच.सी. वर्मा से। ठीक है, तो देखिएगा एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन, ये मैं मिटा रहा हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है। फिगर शोज अ स्मूथ ट्रैक विच कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट इंक्लाइंड पार्ट ऑफ लेंथ l ज्वाइनिंग स्मूथली विद द सर्कुलर पार्ट। तो हमारे पास एक स्ट्रेट ट्रैक है ये, और इसके बाद ये सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, कुछ ठीक बना है। ठीक है, देखो यहां से यहां तक ये लेंथ एल है। ठीक है, और ये एंगल अपने को थीटा दिया है। तो फिगर शोज ए स्मूथ ट्रैक विच कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट inclined part of length L joining smoothly with a circular part. A particle of mass m is projected up the incline from the bottom. तो यहाँ से बॉटम B से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है ऊपर की तरफ, छोटा सा पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट कर दिया है। तो फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्टेड स्पीड v नॉट फॉर विच द पार्टिकल रीच द टॉप पोजिशन ऑफ द ट्रैक। तो टॉप पोजिशन तो यही हुई ना बच्चों। तो हमने इसको बॉटम से मतलब B से v नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया है। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, है ना, हाईएस्ट पोजीशन। अब देखो यहां तक ट्रैक है, उसके बाद फिर कर्वी ट्रैक हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू of v naught so that the particle can reach the topmost point h। समझे बच्चों? अब इसकी रेडियस कैपिटल R दे रखी है अपने को। तो अब पहले तो मुझे यही पता लगाना पड़ेगा कि ये जो जहां पे खत्म हो रहा है ट्रैक, उससे आगे ऊपर कितना जाना पड़ा इसको। तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि बस एल ही हाइट जानी है इसको, नहीं एल हाइट नहीं जानी और ऊपर जाना है इसको। तो देखिए समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन बना देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये एंगल फिर थीटा हुआ, है ना। अब अगर ये थीटा हुआ, ये भी वर्टिकल लाइन है, तो फिर ये भी एंगल थीटा हो गया। समझ रहे हैं ना, बिकॉज दिस लाइन इज वर्टिकल, दिस इज आल्सो वर्टिकल, वर्टिकल पैरेलल हो गई, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो दोनों एंगल थीटा थीटा हो गए। अब यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, तो यही ना एक्स्ट्रा हाइट हुई जो चलनी है। तो एक्स्ट्रा हाइट को आप लिख सकते हो डायरेक्टली, अब तो मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, r माइनस आर कॉस थीटा, r कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये वाली हाइट तो चाहिए मुझे, तो ये l है, तो ये वाली हाइट हो जाएगी l साइन थीटा।
तो देखा जाए तो हमें जो टोटल हाइट जिस हाइट तक चढ़ना है वो हो गई L sin थीटा प्लस R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो कुल मिला के हम लिख देंगे हाफ ऑफ m इंटू में VH का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m इंटू में V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का m इंटू जी इंटू टोटल हाइट। टोटल हाइट इज L sin थीटा प्लस R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे हो गया। तो अब देखो माइनस से माइनस काट देते हैं, माइनस तो m तो काट ही देते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया VH का स्क्वायर माइनस V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू में L sin थीटा प्लस R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों अगर मुझे सिर्फ इसको हाईएस्ट पॉइंट तक भेजना है तो h को मैं 0 मान सकता हूँ। तो इफ h इज 0 VH इज 0 है ना। Then we get the minimum value of V naught, ठीक है। अगर VH को 0 लेंगे तभी तो V naught की मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर मैं इसको इधर ला के लिखूं तो आप देखो समझ जाओगे। मतलब अगर मैं इसको माइनस भी तो था ना यहाँ पे, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो V नॉट का स्क्वायर बन जा रहा है 2g इंटू में L sin थीटा प्लस R इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ, प्लस VH का स्क्वायर। तो VH तो कुछ ना कुछ योगदान ही कर रहा है ना, जुड़ ही रहा है। तो VH को अगर मैं 0 लूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। समझ गए ना बच्चों। तो यहाँ से V नॉट की मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी, अंडर रूट लगा दो बस, 2g बड़ा ब्रैकेट L sin थीटा प्लस R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने V नॉट की मिनिमम वैल्यू निकाल ली। अब एग्जामिनर आगे क्या कहता है, तो एग्जामिनर कहता है एज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज 2 V नॉट and the block does not lose contact with the track before reaching the top, then find the force acting when it reaches the top। अब अगर मैं इसको इस V नॉट की दुगनी स्पीड से फेंक दूं तो जब ये टॉप पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी। तो देखिए, तो V नॉट की वैल्यू को आप याद रखिएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे 2 V नॉट डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने 2 V नॉट से फेंक दिया ना इसको। तो ये 4 V नॉट का स्क्वायर हो गया, है ना। तो अगर ये 4 V नॉट का स्क्वायर हो गया तो ये आ गया, लेकिन अभी VH स्क्वायर चाहिए, चलो यहीं से रख लो। तो अब देखो ये भी तो V नॉट का स्क्वायर है ना, तो VH का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 V नॉट का स्क्वायर माइनस 2g इंटू में L sin थीटा बड़ा ब्रैकेट है ना प्लस R इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब ये वाली जो चीज है तो V नॉट का स्क्वायर है ना, तो देखा जाए तो VH की का स्क्वायर हो गया आपका 4 V नॉट का स्क्वायर माइनस V नॉट का स्क्वायर, यानी कि VH की वैल्यू हो गई √3 V नॉट। और V नॉट हमें पता ही है, वेयर V नॉट इज अंडर रूट 2g इंटू में L sin थीटा प्लस R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। समझ रहे हो बच्चों, V नॉट की वैल्यू ये है। अब हमको चाहिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, तो VH के स्क्वायर से ही निकलेगा ना। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये होगा तो इस पे नीचे को mg लगेगा और ऊपर को एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ठीक है। तो और इसकी वेलोसिटी हमें पता है कि आगे की तरफ VH है ना, दिस इज वेलोसिटी VH। सही है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे, देखो mg तो नीचे को एक्ट कर रहा है, n ऊपर को एक्ट कर रहा है, इज इक्वल टू m इंटू में VH का स्क्वायर अपॉन में R, ये हो गया। तो n की वैल्यू क्या हो गई, mg माइनस m बाई आर इंटू VH का स्क्वायर। अब VH का स्क्वायर तो 3 V नॉट स्क्वायर है,
तो 3 तो 3 रहेगा और v0 स्क्वायर यहाँ से उठा लेंगे, तो 3 इंटू 2g यानी कि 6g हो गया, ठीक है। तो 6g इंटू में l साइन थीटा, बड़ा ब्रैकेट ले लो, है ना, प्लस r इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखो ये 6mg है, ये r है, तो जब ये r अंदर जाएगा ना बच्चों, 6mg बाई r इंटू r, तो ये 6mg बचेगा, ठीक है। बाकी तो टर्म में आएंगी। तो 6mg माइनस के हो गए, 1mg प्लस का यहाँ पे, है ना। तो कुल मिला के इनकी वैल्यू आएगी 6mg बाई r, है ना, इंटू l साइन थीटा माइनस r कॉस थीटा माइनस 5mg, ये आएगी वैल्यू। अब बस ये जो टर्म है ना, n को 0 अगर करना है ना हमें, तो कुल मिला के इसको 0 डाल देंगे, तो उससे खास वैल्यू निकल के आएगी। मतलब ये n का आंसर आ गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। देख लेता हूँ क्या आंसर दिया है। छः mg ही दिया है इन्होंने तो। एक मिनट, ये वाला mg नहीं है, ये mg कहाँ गया? अच्छा 1 में आ गया ये, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस l बाई आर साइन थीटा, बी पार्ट का आंसर है 6 mg। भैया 1 mg और भी आना था ना, mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू वी एच स्क्वायर बाई आर। ओके, ये कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग बताओ, नॉर्मल रिएक्शन नहीं, ओनली फोर्स एक्टिंग। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग। तो मैंने बता दिया नॉर्मल रिएक्शन, एक्चुअली नेट फोर्स बताना है हमें टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो ठीक है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। बट पार्ट बी में हमें नेट फोर्स बताना है, नेट फोर्स एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। देखो नेट फोर्स एट द टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होता है। नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो टू फाइंड net force on the particle at topmost point, है ना। तो टॉपमोस्ट पॉइंट पे अगर आपको नेट फोर्स चाहिए बच्चों, तो नेट फोर्स तो हमेशा ये m में होता है, F net इज इक्वल टू m इंटू में AC, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, तो m इंटू में VH का स्क्वायर बाई R, है ना। अब VH का स्क्वायर तो आपको पता है वो 3V0 स्क्वायर हो जाएगा, तो 3m इंटू में V0 स्क्वायर बाई R। अब V0 स्क्वायर तो ये था ना, ये वाली चीज V0 स्क्वायर थी, तो ये हो जाएगा 3m बाई R इंटू 2g इंटू में R इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस l साइन थीटा। तो देखो ये R अगर मैं अंदर पहुंचा दूं, है ना, तो यहाँ पे तो R गायब हो जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो फाइनल आंसर जो इन्होंने लिखा है वो है 6mg इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस l बाई आर इंटू साइन थीटा। सो दिस इज द फाइनल आंसर गिवन बाय देम, ठीक है बच्चों। तो ये नेट फोर्स है, और वो जो भी पीछे मैंने निकाला था वो नॉर्मल रिएक्शन है, तो दोनों में फर्क है। अब ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज assuming that the projected speed is slightly greater than v0, where will the block lose the contact with the track। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब अगर जो
प्रोजेक्टेड स्पीड है वो v नॉट के बराबर है, तो v नॉट तो वो स्पीड थी ना जिससे वो पहुंचेगा वहां पे, ठीक है। तो उस केस में तो vh 0 ही था, तो अगर vh 0 है तो कांटेक्ट कहां पे लूज होगा, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। देखो थोड़ा बड़ा बना देता हूं, यहाँ पे vh 0 है, बस पहुंच गया वो, है ना। तो यहां पे मान लो कांटेक्ट लूज हुआ सी पे, है ना। तो जैसे ही आगे बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी ना बच्चों, यहाँ पे स्पीड भी हो गई, ये एंगल थीटा हो गया। एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डन इट, तो बट अब मैं शॉर्टकट से बता देता हूँ। तो v स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 2g इंटू में r इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। वैसे तो पूरा फॉर्मूला बनना था v स्क्वायर इक्वल टू वी एच का स्क्वायर प्लस 2gh, और h की वैल्यू होनी थी आपकी r माइनस आर कॉस थीटा। h की वैल्यू r माइनस आर कॉस थीटा क्यों होनी थी? इसलिए होनी थी क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो r है, और ये जो हाइट है ये r कॉस थीटा है, ठीक है। तो इतनी हाइट तो नीचे गिरा वो, तो r माइनस आर कॉस थीटा हो गया, तो ये v स्क्वायर आ गया। पर जब ये यहाँ पे आएगा तो एक mg भी लग रहा होगा ना इस पे, mg विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी थीटा, तो ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लगेगी, तो वैसे तो बात यह है बच्चों की कांटेक्ट लूज हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन को 0 डालना पड़ेगा हमें, तो डाल देंगे। तो देखो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m इंटू में v स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब n को 0 डालना पड़ेगा ना कॉन्टैक्ट लॉस के लिए, फॉर लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट लॉस विल बी देयर इफ n इज 0, तो इसका मतलब m से m काट दो तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी gr cos थीटा। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसका 2 कर दो, तो 1 और 2 से v स्क्वायर को इक्वेट कर दो, तो हो गया gr cos थीटा इज इक्वल टू 2gr माइनस 2gr cos थीटा। टू जी आर प्लस जी आर, 3gr cos थीटा इज इक्वल टू 2gr, gr कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। तो आप कह सकते हो कि भाई इतना एंगल चलने के बाद ये कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा इसका, ठीक है। आंसर देख लेता हूँ मैं, हाँ बस यही दिया है, इतना एंगल चलने के बाद द कॉन्टैक्ट विल बी लॉस्ट आफ्टर दिस मच एंगल, ठीक है। एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डन इट, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो तो क्वेश्चन एक्सियोरमा से ये है, और क्वेश्चन ये है कि a smooth sphere of radius capital R is made to translate a smooth sphere of radius R is made to translate with acceleration A. A एक्सेलेरेशन से हम एक स्मूथ स्फीयर को ट्रांसलेट करा रहे हैं, उसके बाद ट्रांसलेट इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, इन स्ट्रेट लाइन पाथ,
with acceleration a. तो अब देखो, a particle kept on the top of the sphere is released from there at zero velocity with respect to the sphere. A particle kept at the top of the sphere is released with zero velocity with respect to the sphere. स्फेयर के रेस्पेक्ट में जीरो वेलोसिटी से हमने इसको रिलीज कर दिया है. फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द स्फेयर एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा. तो हमें स्पीड निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा. फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल as a function of angle theta. तो ये मान लो स्फेयर हो गया ऐसे, और ये स्फेयर ए एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है और ये इसके ऊपर चिपका हुआ है या किसी तरीके से अटैच्ड है. और फिर हम याद रखो ये ए एक्सेलरेशन से भाग रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन है ना. ये पार्टिकल है. तो अब हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर. तो अगर हमें स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर है ना, ये विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. तो जब हमें विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर ही निकालनी स्पीड, तो हम स्फीयर के फ्रेम में चले जाएंगे. ठीक है. तो इन द फ्रेम सॉल्यूशन देखो, इन द फ्रेम ऑफ स्फीयर, स्फीयर के फ्रेम में चले जाओ. तो स्फीयर के फ्रेम में स्फीयर तो स्टेशनरी हो जाएगा, इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा इधर को एम में. mg तो लग ही रहा है, समझ रहे हैं बच्चों. mg is also there. So the particle experiences two forces. One is real force, three forces actually. Real force mg. Another is also real force, normal reaction. And the third one is pseudo force. ma. अब नॉर्मल, अब मान लो पार्टिकल यहां आ गया, तो अगर पार्टिकल यहाँ आ गया तो इस पे एम इसी तरफ एक्ट कर रहा है, एम इसी तरफ एक्ट कर रहा है, पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट कर रहा है. तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऐसे एक्ट कर रहा है. द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग, और इस तरह से बदलती रहेगी कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ट्रैक के परपेंडिकुलर रहेगा. तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क जीरो होगा. वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो. विल बी जीरो. तो ओनली दो फोर्सेस वर्क करेंगे, एक तो mg और एक ma. अब मान लो कि यहां से यहां आ गया, ये थीटा एंगल आ गया, ये r है रेडियस. अब आपको याद होगा कि जब मैं शुरू में आपको वर्क सिखा रहा था तो मैंने कहा था कि अगर आपको किसी हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्क निकालना है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. तो देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया, अगर ये r है तो ये r sin थीटा हो गया. तो ma का वर्क अब ये इसी के फ्रेम में ही हो गया. तो सब कुछ फ्रेम में ही चल रहा है.
तो अब मैं ये मिटाऊंगा ताकि मुझे लिखने की जगह मिले, ठीक है। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम इन द फ्रेम ऑफ स्फीयर, है ना। स्फीयर के फ्रेम में आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो जब आप एम का वर्क लोगे तो वो एम ए इंटू आर साइन थीटा आएगा, एम ए इंटू आर साइन थीटा। और जब आप एम जी का वर्क लोगे तो वो एम जी इंटू में, अब ये हाइट देखनी पड़ेगी। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये टोटल हाइट तो आर है और ये वाली आर कॉस थीटा है, देख रहे हो बच्चों। जी यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये वाली हाइट तो आर कॉस थीटा होगी ना फिर, और यहाँ से यहाँ तक आर है। तो ये नीचे कितना गिरा, तो ये वाली चीज गिरा ना, तो ये वाली चीज तो आर माइनस आर कॉस थीटा हो गई ना बच्चों। तो आर कॉमन भी लिया जा सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ग्रेविटी का वर्क आ जाएगा एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब वो क्या होगा, वो हाफ एम इंटू में वी स्क्वायर होगा माइनस 0। तो देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो बस एम कट जाएगा, तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2ar साइन थीटा प्लस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर हमें v निकालना है तो अंडर रूट लगा देंगे, और क्या है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू। समझ आया बच्चों? तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। देखो मिटा देता हूं मैं इसको। आपको ये सारे क्वेश्चन नोट्स बनाने हैं बच्चों, प्रॉपर नोट्स लेके करेंगे आप, ये नहीं कि बस स्क्रीनशॉट ले लिए, पूरा रिकॉर्ड बनाइए आप, ठीक है ना। तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि एक सिंपल फिगर शोज ए स्मूथ ट्रैक, a part of which is a circle of radius r. A block of mass m is pushed against the spring of spring constant k fixed at the left end and is released. Find the initial compression of the spring so that the block compresses the track with the force mg when it reaches the point p where the radius of the track is horizontal. तो देखो कुछ ऐसा सा है, यहां पे एक स्प्रिंग है और ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, ठीक है, और ये एक ब्लॉक है एम मास का। तो छोटा भी बना सकते थे, थोड़ा बड़ा बन गया, चलो कोई बात नहीं। अब जब ये यहां पे पहुंचता है ना पी पॉइंट पे, तो इस पे जो क्या कहते हैं नेट फोर्स होता है वो mg होता है, नहीं, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg होता है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इफ नेट फोर्स, नेट नॉर्मल रिएक्शन है ना, इफ नॉर्मल रिएक्शन on the block at P is equal to mg, है ना। जब ब्लॉक P पे पहुंचा तो उस पे नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, ठीक है बच्चों। अब ये r रेडियस का सर्कुलर ट्रैक है, तो मैं कह रहा था कि ब्लॉक छोटा होना चाहिए था, कैसे मैं इसको छोटा करूं, ठीक है बच्चों, इससे तो छोटा और क्या करूंगा। चलिए
अब मान लीजिए कि यहां से चला और यहां पहुंचा है ना, अब देखा जाए तो ये कितनी हाइट ऊपर पहुंच गया, आर, ये आर हाइट हुई ना बच्चों। तो हम यहाँ पे ब्लॉक की स्पीड लिख देते हैं v, और यहाँ पे लिख देते हैं v नॉट, मतलब जब ये चला यहाँ से, यहाँ पे v नॉट है ना। तो ध्यान से देखो, इसने जो v नॉट स्पीड एक्वायर की वो क्यों एक्वायर की, स्प्रिंग की एनर्जी से। तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m इंटू में v नॉट स्क्वायर। ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब जब मुझे यहाँ पे v निकालना होगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर माइनस 2gr, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको। ये कहाँ से आता है, ये ग्रेविटी से आता है। हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू में v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का mgr, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी। m काट देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2gr। तो ये ऐसे आ गया। अब देखो, अब क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन तो वो ऐसे लगेगा ना n। अच्छा, इसमें टेंजेंशियल फोर्स भी होगा क्योंकि mg है, तो जो टेंजेंशियल फोर्स एक्सेलरेशन हो जाएगा वो जाएगा mg अपॉन में m, है ना, यानी कि g। तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो n मस्ट बी इक्वल टू m इंटू में v स्क्वायर बाई r। ठीक है बच्चों, तो यहां से n की वैल्यू कह रहा है कि भाई mg होनी है। क्वेश्चन में ही दिया था कि n जो है वो mg के बराबर है, तो उसको mg डाल देते हैं। तो m इंटू में v स्क्वायर बाई r, m से m काट देते हैं, तो v स्क्वायर की वैल्यू gr आ गई। v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो gr इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर माइनस 2gr। तो यहाँ से v नॉट का स्क्वायर आ गया 3gr, यहाँ पे v नॉट का स्क्वायर डाल देते हैं, हाफ से हाफ काट देते हैं, तो k इंटू में x नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू में 3gr। सो दिस गिव्स मी x नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3mgr बाई k। तो अगर x नॉट निकालना है तो बस अंडर रूट ले लेंगे, तो x नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 3mgr बाई k। ये आ गया। तो आंसर चेक कर लेता हूं मैं। ओके, 3mgr बाई k इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब मान लो हमें ये पता लगाना है कि इसका कांटेक्ट कब लूज होगा, है ना, कहाँ पे ये गिर जाएगा। तो मान लो यहाँ पे आके इसका कांटेक्ट लूज हो जाता है, ठीक है, और ये थीटा एंगल और चढ़ गया ऊपर, क्योंकि कांटेक्ट तो लूज होना ही होना है। तो अब यहाँ पे इसकी स्पीड पहुंच के हो गई v डैश, है ना। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। मतलब ये सर्कल पूरा हो सकता था, पर उसके लिए ना यहाँ पे स्पीड कम से कम √3gr चाहिए होती है मिड पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे जो स्पीड है ना, यहाँ पे स्पीड आपकी v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3gr आया ना, तो इस तरीके से v नॉट की वैल्यू √3gr आई। तो 3gr तो 5gr से कम है ना, तो कांटेक्ट तो लूज होगा ही होगा। तो कहाँ पे लूज होगा वो पता लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा बच्चों, v डैश का स्क्वायर लिख लेंगे इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस 2g इंटू r साइन थीटा, क्योंकि कितनी हाइट चढ़ा और ऊपर r साइन थीटा हाइट चढ़ाई, है ना। दिस इज जस्ट r साइन थीटा। अब mg लग रहा होगा, तो mg का एक कंपोनेंट एक्ट करेगा, ये mg हुआ, तो ये वाला एंगल जो है ना वो थीटा हुआ। तो mg का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, cos थीटा मैंने यहाँ से ले लिया ना एंगल, इसलिए ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा होगा। थोड़ा बदल गई चीजें क्योंकि आपने एंगल अलग से ले लिया। तो mg साइन थीटा विल बी इक्वल टू m इंटू में v डैश का स्क्वायर अपॉन में r।
एम से एम काट देते हैं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो ही हो गई। तो बी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया जी आर साइन थीटा, इसमें डाल देते हैं। तो जी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2 जी आर साइन थीटा। तो देखा जाए तो 3 जी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके थे ना, जी आर, तो इज इक्वल टू जी आर। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/3, थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/3। तो साइन इनवर्स 1/3 एंगल और चढ़ेगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा और उसके बाद फिर ये प्रोजेक्टाइल बन के नीचे गिर जाएगा। समझ गए बच्चों? तो मुझे लगता है आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।